हेलो गाइस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन केमिस्ट्री का शुरू करें, दैट इज़ व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो हमको माइंड में आता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ओके, नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो इट्स अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज़ ऑब्वियस कि इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कंसेप्ट को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। बट पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली में जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड होते हैं, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, क्योंकि नियरली यदि हम बात करें तो नियरली 1825 के पहले की यदि हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहीं पे भी मतलब वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ऑब्टेंड होते थे, प्लांट्स और एनिमल्स में। उनको किसी ने लैब में जो है वो सिंथेसाइज तब तक नहीं किया था। तो 1825 के करीब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी का हम बोल सकते हैं कि शुरुआत हुई है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स विच आर obtained from organic compounds which are obtained from living organism। थोड़ा ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड होते हैं, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक हिस्टोरिकल डेफिनेशन है, ठीक है, इट्स नॉट अ मॉडर्न डेफिनेशन। बट शुरुआत में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच शुरू हुआ तो यही माना जाता था कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही फॉर्म हो सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसे मतलब एक साइंटिस्ट आए बर्जिलियस, तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये कंपाउंड होते हैं। तो एक्चुअली उस टाइम पे काफ़ी साइंटिस्ट लोगों के बीच में डिस्कशन चालू था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्यों हम उनको लैब में नहीं बना सकते, लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो बर्जिलियस जो साइंटिस्ट है, नियरली 1825 के पीरियड था, तो उसमें बर्जिलियस ने बताया कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही क्यों बनते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक मिस्टीरियस फोर्स होता है और उस मिस्टीरियस फोर्स की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए। और ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये बर्जिलियस ने दिया, और उस पर्टिकुलर थ्योरी को या कंसेप्ट को हम नाम देते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जो बर्जिलियस है, इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी VFT को डेवलप किया, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जो है दिस इज व्हाट वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है बर्जिलियस की थ्योरी है। इस पर्टिकुलर थ्योरी के हिसाब से एक मिस्टीरियस फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और उसी मिस्टीरियस फोर्स की प्रेजेंस में या उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण या उसी फोर्स के कारण ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक थ्योरी को दिया, दैट इज नोन एज व्हाट वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से यदि देखें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स और एनिमल्स में एक मिस्टीरियस फोर्स होता है और उसी फोर्स की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। और वो फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं होता, मतलब लैब में या और हम किसको उस फोर्स को देख नहीं सकते या वो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए लैब में या लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत पड़ती है, वाइटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही जो है वो फाउंड होता है। इसीलिए इस फोर्स की प्रेजेंस में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही क्या फॉर्म हो सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। ऐसा बर्जिलियस का मानना था। तो इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। बट बेटा ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव कर दी एक और साइंटिस्ट है जिनको हम बोलते हैं वोलर। तो वोलर जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लिया था विद द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट। तो उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट जो है NH4CnO, ये इसका फॉर्मूला है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज अमोनियम साइनेट। तो ये जो अमोनियम साइनेट है, इस अमोनियम साइनेट को उन्होंने क्या किया? हीट किया, और इस हीटिंग से उन्होंने एक कंपाउंड फॉर्म किया, दैट वाज यूरिया। तो इस तरह से ये जो है दिस इज NH2
C डबल बॉन्ड O और NH2। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं यूरिया। ठीक है, हमको पता है कि यूरिया जो है वो फर्टिलाइज़र है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यूरिया जो है अमोनियम साइनाइड का रीअरेंजमेंट होता है, ये अपन देखेंगे आगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, रीअरेंजमेंट रिएक्शन से उसमें ये रिएक्शन है। तो अमोनियम साइनाइड को जब हम हीट करते हैं तो रीअरेंजमेंट होता है। आप देखते हो कि रीअरेंजमेंट हुआ से यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो थे वो कहाँ पे चले गए, नाइट्रोजन के साथ में, और CO कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से ये जो यूरिया है, ये यूरिया अमोनियम साइनाइड को हीट करके रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू वोलर ने बनाया नियरली 1828 में। और तब ये हो गया क्या धमाका कि यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रूव हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कोई वाइटल फोर्स थ्योरी या कोई मिस्टीरियस वजह से फालतू बातें नहीं होती, इसको हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, नियरली कोल्बे आए। कोल्बे ने जो है वो एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज कर लिया लैब में। उसके बाद आए बर्थोलेट, उन्होंने जो है मीथेन को सिंथेसाइज कर लिया कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन करके। तो इस शुरुआत जो है वो वोलर से हुई है, पर उसके बाद बहुत ही जल्दी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब लैब में कर सकते हैं, उन्होंने किया मतलब। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ऐसा कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नाम का या वाइटल फोर्स की प्रेजेंस में ही ये फॉर्म हो सकता है, ये सब रॉन्ग है। लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो वोलर की जो पहली रिएक्शन थे, उन्होंने फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रांच को स्टैब्लिश कर दिया। फिर लोग जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर और रिसर्च करने के बाद पूरी ब्रांच ही यहाँ पे तैयार हो गई। ठीक है, और आज हम जानते हैं बेटा कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें से 90% कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये एक सेपरेट ब्रांच बन जाती है 90% कंपाउंड। सो इट इज़ ऑब्वियस कि हमको ये चीज़ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आजू बाजू में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो इस तरह से वोलर से बात शुरू हुई, और आज लैक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो है, और रोज ही बहुत सारे नए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होते रहते हैं। तो इसलिए नियरली 90% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटल कंपाउंड में से 90% कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाउ तो फिर ये जो थ्योरी है, मतलब ये जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हिस्टोरिकल डेफिनेशन है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे मॉडर्न तरीके से डिफाइन करेंगे, ओके। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो इस तरह से है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of hydrocarbons and their derivatives तो ये है मॉडर्न डेफिनेशन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा, तो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन में प्यार होता है, कार्बन हाइड्रोजन मिला के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोकार्बन्स उनको हम बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव मतलब का मतलब क्या होता है, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि यदि हम CH4 लें और उसमें से CH4 इस तरह से होता है मीथेन, और यदि हम उसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को किसी और एटम से रिप्लेस करते हैं तो उसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लगा दें, OH लगा दें यहाँ से, ठीक है, -H, तो ये बन जाएगा क्या, दिस इज H, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, OH। दिस इज नोन एज व्हाट, मिथेनॉल। इसको अपन बोलते हैं मिथेनॉल। तो ये मिथेनॉल क्या हो गया, इस मीथेन का डेरिवेटिव हो गया। तो हाइड्रोकार्बन्स में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को हटा के जब हम कोई और एटम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है विच इज़ नोन एज डेरिवेटिव ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन। तो मीथेन से मिथेनॉल बना, तो मिथेनॉल क्या है, मीथेन का डेरिवेटिव है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो इन सब की स्टडीज़, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में होती है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में 90% कंपाउंड जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारे होते हैं। मतलब स्पेशली कार्बन और
कार्बन तो उसमें एक इसेंशियल पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो क्वेश्चन ये है कि कार्बन में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिससे वो हाइड्रोजन के साथ और बाकी के एटम्स के साथ मिलके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना। तो कार्बन में ऐसी क्या बाकी के एटम्स में ऐसा क्या मिसिंग और कार्बन में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसके कारण वो इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे अब स्टडी करनी है। तो हम देखते बेटा, सिंस ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है तो मे बी शुरुआत में अपने को कोई प्रॉपर इस तरह का थोड़ा सा बेसिक तो डिस्कस करना पड़ेगा और धीरे धीरे फिर अपना लेवल जो है वो बढ़ते रहेगा। जो भी हमारा ट्रैक है प्रॉपर हमारे एग्जाम नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर हम आ जाएंगे, पर ये जस्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट है। तो क्या कार्बन में ऐसी क्या हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन से मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और उसके बहुत सारे एटम्स है, तो नेसेसरीली ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं। तो कार्बन में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो बेटा सबसे पहली कार्बन की जो प्रॉपर्टी है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, है ना बेटा। ये हमको सब पता है, केमिकल बॉन्डिंग ये वो जो चैप्टर्स है और लोअर क्लासेस से भी हमको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, मे बी 4 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में या और किसी कार्बन के साथ में या किसी एटम के साथ में। तो 4 बॉन्ड बनाने की उसकी एबिलिटी होती है और ये 4 बॉन्ड जो है वो सेम एटम मतलब सेम कार्बन एटम के साथ में या फिर बाकी के एटम्स के साथ बन सकते हैं। तो इसके कारण भी कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी के कारण उसके काफ़ी सारे बॉन्ड जो है 4 बॉन्ड्स एक एटम बनाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे कार्बन होंगे तो उनके कितने सारे बॉन्ड्स बनेंगे और इस तरह से उसकी फैमिली जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। दूसरा जो है दैट इज व्हाट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि कार्बन है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन क्या कर सकता है बेटा, कार्बन एक कार्बन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से कंबाइन होके दे कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, अलॉन्ग विद अदर एटम्स। या फिर वो क्या कर सकते हैं, कार्बन जो है वो इस तरह की ब्रांच भी बना सकता है। तो इस तरह से कार्बन के पास कार्बन एक स्मॉल साइज होने के कारण उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण बहुत सारे बॉन्ड बनने की एबिलिटी रहती है। तो कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी के कारण ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन जो है वैरायटी ऑफ लिंकेजेस बना सकता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, और सिर्फ कार्बन ही हाइड्रोजन के साथ में और एटम्स के साथ में इस तरह से। पर कैटिनेशन जो है वो सेल्फ लिंकेज होती है, ठीक है, कार्बन का कार्बन से ही बॉन्ड बनने की हम बात कर रहे हैं पे। तो कार्बन कार्बन जो है वो काफ़ी सारी वैरायटी में लिंक हो सकते हैं एक दूसरे से, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, और इस तरह से काफ़ी लार्ज कैटेगरी ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। तो कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो है। पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में ही ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बेटा कार्बन कार्बन ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ऐसे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है और इस तरह से लॉन्ग चेन यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी डिफरेंट वैराइटीज़ में। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ बैलेंस साइज, ना तो ये बहुत छोटा है ना तो बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली बैलेंस साइज है। मे बी वी कैन से कि ये स्मॉल इनफ एटॉमिक साइज के पास होती है, सफिशिएंट एटॉमिक साइज के पास होती है, जो कि हम स्मॉल एटम बोल सकते हैं इसको। और इसके कारण छोटा एटम रहेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी रहेगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इसलिए एक बॉन्ड यदि स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे और बनने की बॉन्ड और ऐसे बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसी के कारण कैटिनेशन प्रॉपर्टी आती है। तो कार्बन में एबिलिटी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकेज, एक कार्बन दूसरे कार्बन से कंबाइन होकर लॉन्ग चेन बना सकता है डिफरेंट वैराइटीज में, एंड दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें तीसरा जो है कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो
कार्बन में क्या होती है, एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने की, मे बी विद द सेम एटम, विद अदर कार्बन एटम्स और विद अदर हेट्रो एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो कार्बन कार्बन जो है वो क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है इस तरह से, या फिर कार्बन कार्बन क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन सकते हैं, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरह के बॉन्ड बन सकते हैं। तो काफ़ी वैरायटी में वो मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और इसी वैरायटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विद मेनी अदर एटम्स, इसके कारण उसके कंपाउंड की फैमिली काफ़ी बड़ी हो जाएगी। एक कार्बोनाइल फैमिली होगी, एक अल्काइंस की फैमिली होगी, अल्कीन्स की फैमिली होगी, है ना। इस तरह से नाइट्रोजन के साथ में जो है वो साइनाइड फैमिली होगी, या फिर और भी कार्बन नाइट्रोजन में अमाइंस होते हैं, तो काफ़ी बड़ी फैमिली जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की जो एबिलिटी है, उसके कारण उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में काफ़ी इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बेटा हमने यहाँ पे स्टडी किया कि जितने भी मैक्सिमम कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्यों है, क्योंकि कार्बन में कैटिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है। इसके कारण काफ़ी सारे कंपाउंड्स जो है डिफरेंट वैरायटीज़ में वो लिंक हो सकते हैं, और दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके अलावा वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है वैरायटी ऑफ एटम्स के साथ में। और उसके बाद हमने देखा टेट्रावैलेंसी, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, और ये 4 बॉन्ड वो अलग अलग एटम के साथ बनाएगा, तो काफ़ी डिफरेंट फैमिलीज तैयार हो जाएगी, और इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी सारे अमाउंट में बनते हैं। और इन्हीं सभी वैरायटी के कंपाउंड्स को हमको स्टडी करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज कार्बन के साथ में, और इसलिए कार्बन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो चलो बेटा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। फिर से एक बार क्विकली हम देख लेते हैं क्या हमने सीखा। तो सबसे पहला हमने डिस्कस किया व्हाट इज हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है जिसमें ऐसे कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों होते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ये बताती है, वर्जिलियस ने दिया उसको। तो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में हेल्प करता है, या उस मिस्टीरियस फोर्स की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। और वो मिस्टीरियस फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑब्टेंड होते हैं या फॉर्म हो सकते हैं। बट वोलर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दिया। उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड नाम के कंपाउंड से जो है वो यूरिया बना के दिखा दिया, और इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रॉपर साइंस उस ब्रांच की शुरुआत होती है। तो वोलर ने ऑल टुगेदर जो भी मिसकंसेप्शन थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, वो कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो वोलर के बाद कोल्बे, और उसके बाद बर्थोलेट, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने वोलर के बाद काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना के दिखा दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर वो डेफिनेशन जो है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्टेंड होते हैं, वो डेफिनेशन तो कुछ काम की नहीं है, इसलिए भी मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और उस डेफिनेशन के हिसाब से ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करती है और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करती है, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ओके। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, जो कार्बन और हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट हो, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। फिर हमने देखा बेटा कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके जो डेरिवेटिव्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, 90% कंपाउंड जो है, जितने भी कंपाउंड अपने को पता है अभी जो प्रेजेंट है, उसमें 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इसका मतलब है कि इतने सारे कंपाउंड कार्बन कैसे बनाता है, हाइड्रोजन के साथ में मिलके और बाकी एटम के साथ में। तो कार्बन में से क्या एबिलिटी है, तो उसको हमने स्टडी किया। तो कार्बन में बेटा कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, मतलब दूसरे कार्बन से कंबाइन होकर लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ले सकता है, मल्टीपल बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है विद दी हाइड्रोजन, विद अदर एटम्स। इसके कारण भी कार्बन कंपाउंड काफ़ी संख्या में बनते हैं। और फिर हमने देखा कि कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी है। तो इसी यूनिक प्रॉपर्टी के कारण कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। एक और इसका रीज़न हम बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में, या फिर बेसिक यदि आपको थोड़ा सा पता होगा। तो आइसोमेरिज्म जो है उसके कारण वो भी
नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन के बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ए सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट हो जाते हैं, स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन या फिर काफ़ी ज़्यादा उसमें वैराइटीज़ है। तो आइसोमेरिज्म को भी हम बोल सकते हैं कि उसके कारण भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। चलो बेटा, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर पार्ट, कॉमन सिस्टम जिसको हम ट्राइवियल सिस्टम बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे पहले, एंड देन हम डिस्कस करेंगे IUPAC। तो अगले लेक्चर में हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू बेटा।